नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुधा हिंदी क्लासेस में। आज की क्लास में हम प्रयोगवाद को डिस्कस करेंगे मेरे नोट्स से, जिससे मैंने नेट की परीक्षा उत्तीर्ण की। उससे पहले हम प्रगतिवाद और प्रयोगवाद के कुछ प्रश्नों को देखेंगे। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन है 1905 ईस्वी, 1951 ईस्वी, 1954 ईस्वी या 1953 ईस्वी। इसका राइट आंसर होगा 1954 ईस्वी। इसके संपादक जगदीश गुप्त जी थे। अगला प्रश्न। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किस सप्तक के कवि हैं? तार सप्तक के, दूसरे सप्तक के, तीसरा सप्तक के या चौथा सप्तक के? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना तीसरा सप्तक के कवि हैं। राइट आंसर होगा ग। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म 1927 ईस्वी में हुआ था और निधन उनका 1983 ईस्वी में हुआ था। तीसरा सप्तक का प्रकाशन 1969 ईस्वी में हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी कृति महाभारत के पात्रों पर आधारित है? ऑप्शन है लहरों की राजहंस, अंधा युग, संशय की एक रात और सिंदूर की होली। तो अंधा युग जो है महाभारत के पात्रों पर आधारित है। राइट आंसर होगा ख। धर्मवीर भारती की ये रचना है। अगला प्रश्न। छायावादी कविता का घोषणा पत्र किस काव्य कृति को माना जाता है? अनामिका को, कामायनी को, पल्लव को या दीपशिखा को? छायावादी कविता का घोषणा पत्र पल्लव को माना जाता है। अगला प्रश्न। अज्ञेय के अनुसार तार सप्तक का क्या अर्थ है? 7 कवियों का संकलन या एक ही प्रकार की भाव चेतना के तार में पिरोए कवियों की रचनाओं का संग्रह या 7 तारों का समूह या 7 विचारधाराओं का संग्रह? इसका राइट आंसर होगा एक ही प्रकार की भाव चेतना के तार में पिरोए कवियों की रचनाओं का संग्रह। अगला प्रश्न। मोचीराम कविता के रचयिता कवि का नाम बताइए। क्या वो मुक्तिबोध हैं, शमशेर हैं, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हैं या धूमिल हैं? तो मोचीराम कविता जो है धूमिल की कविता है और ये संसद से सड़क तक जो संग्रह है इनका, उसमें संकलित है। 1972 ईस्वी में प्रकाशित हुए थे। अगला प्रश्न। साय में धूप संग्रह के रचनाकार इनमें से कौन है? दुष्यंत कुमार, रघुवीर सहाय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना या धूमिल? तो साय में धूप जो है दुष्यंत कुमार का गजल संग्रह है, जो कि 1975 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न। लघु मानव की महत्ता का प्रतिपादक कवि इनमें से कौन है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, गजानन माधव मुक्तिबोध, धर्मवीर भारती या विजय देव नारायण शाही? तो इसका राइट आंसर होगा विजय देव नारायण शाही। ये तीसरे सप्तक के कवि हैं। ठीक है, ये तीसरे सप्तक के कवि हैं। अगला प्रश्न। अज्ञेय को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला? इत्यलम, आंगन के पार द्वार, हरी घास पर क्षणभर या चिंता? तो अज्ञेय को साहित्य अकादमी पुरस्कार आंगन के पार द्वार कविता पर मिला था, रचना पर मिला था और इसका प्रकाशन वर्ष 1959 ईस्वी है। अगला प्रश्न। सतपुड़ा के जंगल नामक काव्य कृति के रचयिता कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र, शमशेर बहादुर सिंह, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना या रांगे राघव? तो सतपुड़ा के जंगल जो है भवानी प्रसाद मिश्र की काव्य कृति है। इनकी अब अन्य कृतियां हैं गीत फरोश, टूटने का सुख, खुशबू के शिलालेख इत्यादि। अगला प्रश्न। आत्मनेपद के लेखक कौन हैं? शमशेर, कुंवर नारायण, अज्ञेय या धर्मवीर भारती? तो आत्मनेपद जो है अज्ञेय की रचना है। राइट आंसर होगा ग। अगला प्रश्न। मदन वात्स्यायन किस सप्तक के कवि हैं? तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक या चौथा सप्तक? तो मदन वात्स्यायन जो है वो तीसरे सप्तक के कवि हैं। राइट आंसर होगा इसका ग। अगला प्रश्न। इनमें से कौन सा कवि तीसरे सप्तक का कवि नहीं है? विजय देव नारायण शाही, धर्मवीर भारती, कीर्ति चौधरी या सर्वेश्वर दयाल सक्सेना? इसका राइट आंसर होगा ख। धर्मवीर भारती ये दूसरे सप्तक के कवि हैं। अगला प्रश्न। कठोपनिषद के नचिकेता प्रसंग पर आधारित काव्य कौन सा है? संशय की एक रात, आत्मजयी, अंधेरे में या कुआनो नदी? इसका राइट आंसर होगा आत्मजयी। अगला प्रश्न। इसमें से निराला की व्यंग परक कविता कौन सी है? तुलसीदास, जूही की कली, कुकुरमुत्ता, सरोज स्मृति? तो निराला की व्यंग परक कविता इसमें से कुकुरमुत्ता है। राइट आंसर होगा ग। अगला प्रश्न। सिंधु सेज पर धरा वधु अब तनिक संकुचित बैठी सी, इस पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति है? अभिधा, लक्षणा,
व्यंजना या तात्पर्य। तो शब्द शक्तियाँ 3 होती हैं, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। इसमें जो है लक्षणा शक्ति है, राइट आंसर होगा ख। इसमें से कुंवर नारायण की कृति कौन सी है? गीत फरोश, आंगन के पार द्वार, संशय की एक रात या आत्मजयी। तो इसमें से कुंवर नारायण की जो कृति है वो है आत्मजयी, राइट आंसर होगा घ। अगला प्रश्न, इन कवियों को काल के आरोही क्रम में हमें लगाना है। सबसे पहले हम भारतेंदु का काल देख लेते हैं। भारतेंदु का जन्म 1850 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, और हरिऔध का हुआ था 1865 ईस्वी में, 1865 ईस्वी में। निराला का जन्म हुआ था 1899 ईस्वी में, और दिनकर का हुआ था 1908 ईस्वी में। तो इस तरह से इसका राइट आंसर होगा ख। तो ये थे आज के प्रश्न। चलिए जान लेते हैं प्रयोगवाद के बारे में। प्रयोगवाद का समय 1943 ईस्वी से 1952 ईस्वी तक माना जाता है। 1943 ईस्वी से 1952 ईस्वी के बीच अज्ञेय एवं उनके समर्थकों कवियों द्वारा काव्य के क्षेत्र में भाषा, भाव, शैली, काव्य रूप, प्रतीक विधान आदि स्तरों पर नवीन प्रयोग किए गए। अतः अज्ञेय एवं उनके समर्थक कवियों द्वारा जिस काव्य धारा का प्रवर्तन किया गया उसे प्रयोगवाद के नाम से जाना जाता है। इस काव्यधारा के लिए प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग, प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवादी रचनाएं निबंध में किया था, और यह निबंध 1944 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। अज्ञेय ने इस काव्यधारा के लिए प्रयोगवाद संज्ञा या शब्द को स्वीकार नहीं किया। उनके लिए नई कविता संज्ञा का प्रयोग उन्होंने किया। हिंदी में प्रयोगवाद का आगमन ब्रिटेन के न्यू सिग्नेचर आंदोलन के प्रभाव के स्वरूप हुआ था। 1932 ईस्वी में स्टेफन स्पेंडर, ऑडेन और लेहमैन ने एक संयुक्त काव्य संकलन न्यू सिग्नेचर प्रकाशित करवाकर न्यू सिग्नेचर आंदोलन का प्रवर्तन किया था। आगे देखते हैं, प्रयोगवादी धारा के संबंध में आलोचकों ने क्या क्या कहा है, उन्हें देखते हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है कि हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद नाम उन कवियों के लिए रूढ़ हो गया है जो कुछ नए भावबोधों, संवेदनाओं तथा उन्हें प्रेषित करने वाले शिल्पगत चमत्कारों को लेकर शुरू में तार सप्तक के माध्यम से 1943 ईस्वी में प्रकाशन में आई। तो ये कथन डॉक्टर नागेंद्र का है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर नगेंद्र का एक और कथन है, प्रयोगवाद एक शैलीगत विद्रोह है जो प्रगतिवाद की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न हुआ। अगला कथन गणपति चंद्र गुप्त का है, 1943 ईस्वी में अज्ञेय के नेतृत्व में हिंदी कविता के क्षेत्र में एक नए आंदोलन का प्रवर्तन हुआ जिसे अब तक कई संज्ञाएं जैसे प्रयोगवाद, प्रपदवाद, नई कविता आदि प्रदान की गई है। तो ये गणपति चंद्र गुप्त का कथन था। अज्ञेय क्या कहते हैं? प्रयोगशील कवि, मोती खोजने वाले गोताखोर हैं, ये जो है अज्ञेय का कथन है। तार सप्तक की भूमिका में अज्ञेय ने कहा था कि ये 7 कवि किसी एक स्कूल के नहीं अपितु अलग अलग धाराओं के हैं। ये वास्तव में राही नहीं अपितु राहों के अन्वेषी हैं। अगला जो कथन है केसरी कुमार का है, उन्होंने कहा था कि प्रयोगवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान है। छोटी सी परिभाषा है, तो छोटी परिभाषाएं ज़्यादातर पूछी जाती हैं, इसलिए इसको याद रखिएगा। अगली परिभाषा है रघुवीर सहाय की, उन्होंने कहा है कि प्रयोगवाद कलात्मक अनुभव का क्षण है। नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद बैठे ठालों का धंधा है कहा था। अज्ञेय ने कहा है प्रयोगवाद कोई वाद नहीं है तथा न हम वादी हैं। ठीक इसी तरह कविता का भी कोई वाद नहीं होता। कविता अपने आप में इष्ट या साध्य नहीं, अतः हमें प्रयोगवादी कहना उतना सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। ये कहा था अज्ञेय ने। आगे नंद दुलारे वाजपेयी का कथन एक और है, उद्देश्यहीन प्रयोग चाहे वे भाव, भाषा, शैली किसी भी स्तर पर हो, कविता से दूर जाकर केवल प्रयोगवाद ही कहलाएंगे। ये कहा था नंद दुलारे वाजपेयी ने। और अगला है लक्ष्मीकांत वर्मा का, इन्होंने कहा था कि प्रयोगवाद ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ने की बौद्धिक जागरूकता है। आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। डॉक्टर नामवर सिंह, रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र एवं गणपति चंद्र गुप्त ने प्रयोगवाद को प्रगतिवाद की प्रतिक्रिया के स्वरूप उत्पन्न माना। वहीं बच्चन सिंह ने प्रयोगवाद का मूल आधार व्यक्तिकता एवं मनोविश्लेषणवाद को माना है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने प्रयोगवाद एवं नई कविता दोनों के लिए अति यथार्थवादी कविता संज्ञा का प्रयोग किया था।
नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद को नई कविता का भंजक कहा है। तो ये थी आज की क्लास। आशा है आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करके बता सकते हैं और कमेंट में कुछ भी डाउट हो तो उसको पूछ सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।